अस्सलाम वालेकुम बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम कोलियन और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। अब कोलियन क्या है? कोलियन बोलते हैं टक्कर को। ठीक है। जब दो बाल, दो स्फीयर या कोई भी दो चीज़ें आपस में कोलाइड करती हैं, टक्कर मारती हैं, तो उसको कोलियन बोलते हैं। और बेटा कोलियन में क्योंकि दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर जोर लगाते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, और जोर की वजह से आपको पता है इम्पल्स मिलता है, और इम्पल्स की वजह से मोमेंटम चेंज होता है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोलियंस आर द मीन्स ऑफ चेंज इन मोमेंटा। यानी कोलियन एक सोर्स है जिसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे पर जोर लगाकर एक दूसरे का मोमेंटम चेंज करते हैं या एक दूसरे को इम्पल्स देते हैं। अब ये जो कोलियंस होते हैं इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक इलास्टिक कोलियन और दूसरा इन इलास्टिक कोलियन। इनको अब हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो आइए सबसे पहले हम इलास्टिक कोलियन को डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब बेटा इलास्टिक कोलियन क्या है? ऐसा कोलियन जिसमें टोटल मोमेंटम भी कंजर्व्ड हो। ठीक है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई कर सकें और इन पर टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड हो, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी हम अप्लाई कर सकें। अब देखो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल कंजर्व होगी, यानी एक पार्टिकल की कंजर्व नहीं होगी। सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगी उनका जो टोटल मोमेंटम है और उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर एंड आफ्टर कोलियन जो है वो कंजर्व्ड रहेंगी, यानी जितनी पहले होगी उतनी ही बाद में होगी अगर इलास्टिक कोलियन है। इसके अलावा बेटा इसमें ना कोई हीट पैदा होगी, ना साउंड पैदा होगी, और ना ही किसी और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में ना आपकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी, क्योंकि बेटा इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहनी है। अगर किसी और भी एनर्जी ने पैदा होना है तो फिर काइनेटिक एनर्जी में से कुछ लॉस हो जाएगा, और क्योंकि इसमें लॉस तो होता नहीं है काइनेटिक एनर्जी का, तो फिर अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता तो फिर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज कैसे बन सकती हैं? तो ना हीट बनेगी, ना साउंड बनेगी, ना ही कोई स्पार्क वगैरह आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नो डिफॉर्मेशन अकर्स। डिफॉर्मेशन माना चेंज इन शेप। जैसे हम किसी बाल वगैरह को दीवार पर मारते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब डिफॉर्म हो जाता है, उसका शेप थोड़ा बिगड़ जाता है, ऐसा नहीं होना। इलास्टिक कोलियन में ऐसी डिफॉर्मेशन नहीं होगी। इसके अलावा बॉडीज डू नॉट स्टिक टुगेदर। बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलियन के बाद स्टिक नहीं करेंगी, यानी ऐसे हम दीवार पर कोई चीज़ मारें और वो उसके साथ चिपक जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये इलास्टिक कोलियंस की हैं। अगर इनमें से कोई एक भी सही नहीं है तो फिर बेटा वो इलास्टिक कोलियन नहीं हो सकता। अब इलास्टिक कोलियन जो है 100% जो है वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, पर फिर भी कोलियंस बिटवीन आइवरी बाल्स, ये जो हाथी के दांत होते हैं, इनका जो मटेरियल होता है इसको हम आइवरी बोलते हैं। इसमें बेटा ज्वेलरी वगैरह भी बनती है। तो इसके अगर हम बाल बनाएं आइवरी बाल्स, तो उनके दरमियान में जो टक्कर होगी वो इलास्टिक होगी, क्योंकि उसमें मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होंगे और उसमें हीट साउंड वगैरह भी पैदा नहीं होगी, डिफॉर्मेशन या स्टिक वगैरह भी नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन जो आम बाल होते हैं या आम जो चीज़ें हैं उनमें बेटा साउंड पैदा होती है, हीट पैदा होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, इन इलास्टिक कोलियन होते हैं। तो कोलियन बिटवीन आइवरी बाल्स हो गए, या एक और एग्जांपल ले लो, कोलियन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में आप पढ़ते हो कि कोलियन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्ट जो है इलास्टिक कोलियंस होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इलास्टिक कोलियन में एक बात तो हमने देखी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, यानी जितना मोमेंटम पहले होगा उतना ही मोमेंटम बाद में होगा। और दूसरा बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लगेगी। ये देखो कि जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बाद में भी होगी। इलास्टिक कोलियन में ये दोनों कंजर्व रहते हैं, पर इन इलास्टिक कोलियन में सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी ये पहले वाला जो है ये तो लगेगा,
पर बेटा ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ये कभी भी मतलब एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो अपने दिमाग में रख लो कि किसी भी किस्म का कोलियन हो उसमें मोमेंटम तो कंजर्व होना है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगेगा ही लगेगा। पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी ये जो नीचे वाली इक्वेशन है ये सिर्फ इलास्टिक कोलियन में लगेगी। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि वेदर अ कोलियन इज इलास्टिक आर इन इलास्टिक, ये आप किस बुनियाद पर मतलब डिसाइड करोगे? तो आप बेटा काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से इसको डिसाइड करोगे, क्योंकि मोमेंटम ने तो दोनों में कंजर्व्ड होना है। अगर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है तो फिर कोलियन इलास्टिक है, और अगर बेटा काइनेटिक एनर्जी को मतलब कंजर्व्ड नहीं है, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो फिर इन इलास्टिक है। तो इसका जो फैसला है ये काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से होगा। ठीक है, आगे चलें। अब हमने इलास्टिक कोलियन का एक और टाइप पढ़ना है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलियन। ठीक है, इसको आप हेड ऑन इलास्टिक कोलियन बोलो या इसको बोलो इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो पार्टिकल या दो बॉडीज आपस में कोलाइड करें और वो इलास्टिक कोलियन हो, यानी हीट साउंड वगैरह डिफॉर्मेशन या स्टिक वगैरह तो ना करें, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड हों, पर इसके साथ साथ वो एक ही लाइन में चलते रहें, यानी जिस लाइन में वो आपस में टकराते हैं उसी लाइन में वो आगे चलते रहें। ठीक है, यहाँ ऐसा कहो कि एक पार्टिकल जो है ना वो अपना सेंटर दूसरे पार्टिकल के बिल्कुल सेंटर में जाकर मारे, साइड में मारेगा तो कोलियन के बाद लाइन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो जब सेंटर सेंटर में लगता है और लाइन कोलियन के बाद भी चेंज नहीं होती, तो ऐसे कोलियंस को हम क्या बोलते हैं? हेड ऑन इलास्टिक कोलियन, या इसका दूसरा नाम इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है ना, बाद में भी लाइन सेम रहेगी, विलासिटीज चेंज हो जाएंगी। इसकी विलासिटी शुरू में v1 है, इसकी बाद में v1 हो जाएगी। जो u1 है ये m1 की u1 है शुरू में, तो कोलियन के बाद इसकी v1 हो जाएगी, और m2 की u2 है तो कोलियन के बाद बेटा इसकी v2 हो जाएगी। ठीक है, पर लाइन चेंज नहीं करेंगे, और मतलब सेंटर जो है वो सेंटर में जाकर लगेगा। ठीक है, अब ऐसे कोलियन में क्योंकि बेटा ये हैं तो फिर भी इलास्टिक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगेगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लगेगी। मोमेंटम तो हर किस्म के कोलियन पर लगता है, और काइनेटिक एनर्जी वाला लॉ जो है वो इलास्टिक है, इसलिए इस पर भी लगेगा। लेकिन क्योंकि ये हेड ऑन इलास्टिक हैं तो इस पर हम कुछ और इक्वेशंस भी बना सकते हैं। तो ये जो तीसरे नंबर वाली है इसको ज़रा देखो, u1 प्लस वी वन इज इक्वल टू u2 प्लस वी टू। u1 मतलब बॉडी वन की पहले वाली, और v1 मतलब बॉडी वन की बाद वाली। तो बॉडी वन की शुरू और बाद वाली वेलोसिटी बराबर होती है बॉडी टू की शुरू और बाद वाली वेलोसिटी के, यानी इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ वन इज इक्वल टू इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी टू। पर ऐसा कब? जब हेड ऑन इलास्टिक कोलियन होगा। तो आप ये भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर हम क्या होते हैं बेटा, एक्चुअली जब हेड ऑन इलास्टिक कोलियन होता है तो शुरू वाली वेलोसिटीज गिवन होती हैं, यानी u1 और u2, यानी कोलियन से पहले ये पार्टिकल कितना तेज चल रहे हैं इनका पता होता है। तो बेसिकली करना क्या होता है, कोलियन के बाद जो वेलोसिटी है, यानी u1 की चेंज होकर जो v1 हो गई है, और u2 की जो चेंज होकर v2 हो गई है, ठीक है, ये जो v1 और v2 हैं इनको मालूम करना पड़ता है। तो हम इंटरेस्टेड होते हैं v1 यानी बॉडी वन की बाद वाली वेलोसिटी, और v2 बॉडी टू की भी बाद वाली वेलोसिटी में। तो इनको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इन्हीं इक्वेशन को बेटा हम डिवाइड करके बाद वाली वेलोसिटीज के फार्मूले बना लेंगे। अगर कोलियन कैसा है, मैं आपको एक मरतबा फिर रिमाइंड करवाता हूँ कि हेड ऑन इलास्टिक कोलियन हो। ठीक है, तो बाद वाली वेलोसिटी यानी v1 जो है बॉडी वन की, वो बेटा बराबर होगी m1 माइनस m2 u1 अपान m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसको आपने एक सीक्वेंस के हिसाब से याद करना है। इसके अंदर यानी इस इक्वेशन के अंदर दो टर्म हैं, एक ये वाला और प्लस के बाद ये दूसरे वाला। दोनों के डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 है, ये भी देख लो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ऊपर जो है अगर ये v1 है तो ये देखो ऊपर कट होगा,
m1 माइनस m2, नीचे सम हो रहा है, ठीक है। और अगर ये 1 वाला है तो हम यहाँ पर u1 लगा देंगे, और उसके बाद 1 वाला जब टर्म हो जाता है तो यहाँ पर ये देखो 2 लगे हुए हैं, ठीक है, और इसके साथ एक्स्ट्रा एक कोएफिशिएंट 2 लगेगा। अब इसको इसी तरीके से इसी सीक्वेंस के ज़रिए अगर हम V2 बनाएं और उसको याद करें तो आपको फिर ये सीक्वेंस का समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर देखो बेटा कि अगर हम V2 निकालते हैं तो देखो नीचे तो वही टर्म है m1 प्लस m2, और इधर भी बेटा देखो m1 प्लस m2, और वंस अगेन इसमें भी 2 टर्म हैं। अब पहले टर्म में क्योंकि बेटा V2 है तो अब इस टर्म में m2 माइनस m1 होगा। यहाँ पर 1 था तो m1 माइनस m2 था, ठीक है। तो ऊपर कट करना है, नीचे सम करना है, लेकिन कट जो है 2 है तो 2 में से 1 को करना है, 1 है तो 1 में से 2 को करना है। 1 है तो पहले टर्म में u1 लगेगा, 2 है तो पहले टर्म में u2 लगेगा, और प्लस के बाद जब दूसरा टर्म स्टार्ट होगा तो हम कोफिशिएंट 2 रखेंगे। ये देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो आपने 2 वाले टर्म यूज़ कर लिए हैं। इसमें देखो 1 वाला यूज़ कर लिया है तो अब 2 वाला लगेगा, और इसमें क्योंकि पहला टर्म 2 वाला था तो अब ये जो दूसरे टर्म हैं इसमें m भी 1 वाला होगा और u भी 1 वाला होगा। आई होप कि आपको ये सीक्वेंस समझ में आ गई होगी। एक मरतबा फिर आपको बताऊं कि अगर आपका इलास्टिक कोलियन नहीं है, किसी भी किस्म का कोलियन है, तो सिर्फ ये वाली इक्वेशन जो है यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फार्मूला लगेगा, बाकी कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा। और अगर बेटा आपका इलास्टिक है तो ये दोनों फार्मूले लग सकते हैं, पर अगर हेड ऑन इलास्टिक है तो फिर बेटा आप ये सब लगा सकते हो, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये जो तीनों फार्मूले हैं ये हेड ऑन इलास्टिक पर लगेंगे, ठीक है। इलास्टिक पर भी नहीं लगेंगे। सिंपल इलास्टिक है तो ये दोनों लगेंगे, और हेड ऑन इलास्टिक है तो ये पांचों लगेंगे, और अगर किसी भी किस्म का कोलियन है तो फिर ये सिर्फ पहले वाला लगेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके स्पेशल केसेस होते हैं, यानी जब दो पार्टिकल आपस में हेड ऑन इलास्टिक कोलियन करते हैं तो उसके कुछ स्पेशल केसेस हैं हमारे बुक में, हमारे सिलेबस में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला केस क्या है? तो पहला केस ये है कि जब m1 इज इक्वल टू m2, यानी दोनों पार्टिकल जो आपस में कोलाइड करने जा रहे हैं दोनों का मास आपस में बराबर है, तो दोनों के मास को हम m कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये m1 है, ये m2 है। कोलियन से पहले ये u1 और बेटा ये 2 वाला u2 के साथ चल रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों के मासेस बराबर हैं तो होगा क्या? ठीक है, होगा ये कि ये दोनों पार्टिकल आपस में एक दूसरे की वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेंगे। ये देखो ये जो m1 वाला है इसकी बाद वाली वेलोसिटी जिसको हम v1 बोलेंगे, ये m2 की शुरू वाली वेलोसिटी u2 को ले लेगा, और ये जो m2 वाला है यानी ये जो m2 है इसकी बाद में वेलोसिटी v2 हो जाएगी, और ये जो v2 हो जाएगी ये 1 की शुरू वाली वेलोसिटी है, यानी 1 की m1 की बाद वाली वेलोसिटी 2 की शुरू वाली वेलोसिटी, और 2 की बाद वाली वेलोसिटी 1 की शुरू वाली वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि बॉडीज विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, यानी इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी और इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, ठीक है ना। ये देखो एक मरतबा फिर v1 यानी 1 की बाद वाली वेलोसिटी बराबर हो जाएगी u2। u2 किसकी वेलोसिटी थी? 2 की शुरू वाली वेलोसिटी, और v2 यानी 2 की बाद वाली वेलोसिटी बराबर है u1, और u1 आप देखो कि 1 की शुरू वाली वेलोसिटी थी, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन के ज़रिए सॉल्व भी करते हैं। ये देखो बेटा v1, ठीक है। हेड ऑन इलास्टिक कोलियन में कोलियन के बाद जो v1 होती है उसका फार्मूला ये है m1 माइनस m2। नीचे मैंने आपको बताया था नीचे दोनों को सम करना है, ऊपर डिफरेंस करना है, पर 1 वाला है तो 1 में से 2 को करना है u1, ठीक है। दूसरे टर्म में 2 कोफिशिएंट लगाना है, और 1 वाले टर्म हो गए तो फिर अब ये 2 वाले, ठीक है, याद हो जाएगा, शाबाश। अब बेटा क्या है कि ये दोनों मासेस इसमें बराबर हैं, तो ये देखो ये m1 और m2 बराबर हैं, तो m माइनस m ये ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो की वजह से ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया, तो ये टर्म तो हो गया ज़ीरो। बाकी यहाँ पर भी देखो कि क्योंकि ये जो m2 और m1 को हमने m सपोज किया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 2m, और ये m प्लस m ये भी क्या हो जाएगा बेटा 2m। तो ये देखो ऊपर वाला 2m और ये जो दो 2m है ये आपस में कट जाएंगे,
तो बाकी यहाँ पर बेटा बचेगा क्या, U2। तो V1 किसके बराबर हो जाएगा, U2 के। तो ये देखो V1 जो है U2, यानी 1 की बाद वाली वेलोसिटी 2 की शुरू वाली वेलोसिटी के बराबर होगी। इसी तरीके से अगर हम V2 मालूम करें तो देखो नीचे दोनों को सम, ठीक है, ऊपर दोनों को कट करना है पहले टर्म में, लेकिन 2 वाला है तो 2 में से, ठीक है, और U भी 2 लगाना है। दूसरे टर्म में 2 कोफिशिएंट 2 वाला हो गया तो अब 1 वाले, ठीक है। अब इसमें भी क्योंकि बेटा मासेस बराबर हैं तो ये देखो m माइनस एम ये 0 हो जाएगा, तो 0 की वजह से ये सारा टर्म खत्म। और ये m प्लस एम 2m और ये भी 2m, तो 2m 2m में कटेगा तो बाकी U1 बचेगा। तो V2 जो है वो U1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो V2 जो है वो U1 है। तो इस केस में आपने सीखा कि अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज जिनका मास आपस में बराबर है वो आपस में हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो दोनों एक दूसरे की वेलोसिटीज़ को एक्सचेंज करेंगे, यानी उसकी वेलोसिटी वो ले लेगा और उसकी वेलोसिटी वो ले लेगा, ठीक है, डायरेक्शन समेत। यहाँ पर तो दोनों की सेम डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो इसने उसकी वेलोसिटी लेनी थी लेकिन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ले लेनी थी, यानी दोनों एक दूसरे की वेलोसिटीज़ को एक्सचेंज करेंगे डायरेक्शन समेत। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं केस नंबर 2 पर। जब दोनों का मास तो बराबर है लेकिन जो दूसरी बॉडी है वो रेस्ट में है, यानी उसकी जो शुरू वाली वेलोसिटी U2 है वो 0 है, ठीक है। इसको आप कुछ इस तरीके से देखो, ये M1 U1 के साथ चल रही है और ये जो M2 है इसकी जो U2 है ये 0 है, लेकिन ये दोनों हैं बराबर। तो दोनों बराबर होने की वजह से इन्होंने फर्स्ट केस में से आपको पता है कि क्योंकि ये बराबर हैं तो अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगी। V1 जो है वो U2 के बराबर हो जाएगी, पर क्योंकि बेटा U2 0 है तो V1 क्या हो जाएगी, 0 है तो U2, पर U2 क्या थी, 0, तो 0 की वजह से V1 0 हो जाएगी। और V2 जो है वो इसकी वेलोसिटी लेगी तो V2 U1 है। तो एक्चुअली ये फर्स्ट केस का ही स्पेशल केस है कि बॉडीज़ ने अपनी वेलोसिटीज़ को एक्सचेंज तो करना है, पर सिर्फ एक फैक्टर है कि बेटा इसकी शुरू वाली वेलोसिटी 0 थी तो U2 जो है वो 0 हो गया और V2 जो है वो U1 हो गया, ठीक है। आप इनको फार्मूले के ज़रिए भी मतलब इसको प्रूव कर सकते हो कि ये देखो V1, दोनों मासेस आपस में बराबर हैं तो m माइनस एम 0 0 की वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और बेटा U2 भी ये देखो 0 है तो इस टर्म में U2 की वजह से ये सारा टर्म भी 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो V1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखो ये देखो V1 इज इक्वल टू 0, V1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर हम V2 सपोज करेंगे तो V2 को भी हम प्रूव कर सकते हैं। और V2 का बेटा आपका ये वाला फार्मूला है। अब इसमें भी आप दोनों मासेस आपके बराबर हैं तो m माइनस एम ये 0 हो जाएगा, 0 की वजह से ये सारा टर्म क्या हो जाएगा बेटा, ये 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर m प्लस एम 2m डिनोमिनेटर में और ऊपर भी बेटा 2m है, 2m 2m में कटेगा तो बचेगा क्या, U1। तो ये जो V2 है ये U1 के बराबर हो जाएगा, ये देखो V2 इज इक्वल टू U1, ठीक है। अब आपने अपने दिमाग में इस केस को भी अच्छे तरीके से समझ लेना है कि अगर दोनों मासेस बराबर हैं पर दूसरी वाली जो बॉडी है वो खड़ी है, रेस्ट में है, तो फिर क्या होगा, जब ये इसको टक्कर मारेगी जाकर तो ये खड़ी हो जाएगी क्योंकि इसने इसकी वेलोसिटी ले लेनी है। तो V1 जो है वो U2 हो जाएगी और U2 क्योंकि खड़ी है तो अब बाद में टक्कर मारने के बाद ये रेस्ट में आ जाएगी और ये जो है ये चलना शुरू हो जाएगी इसकी वेलोसिटी के साथ। इसकी वेलोसिटी माना इसकी जो बाद वाली वेलोसिटी होगी V2 वो U1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। केस नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। व्हेन M1 इज लेस देन M2, यानी जब पहला पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल से बहुत छोटा है। ऐसे समझो जैसे हम किसी बाल को दीवार पर मार रहे हैं, ठीक है, तो बाल जो है वो दीवार से बहुत छोटा है, तो इस वजह से हम M1 का मास जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 सपोज करेंगे और U2 इज़ 0, यानी दूसरी जो बॉडी है आगे वाली जो मैसिव बॉडी है यानी जैसे कि दीवार है वो रेस्ट में भी है। सो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हेन अ लाइटर बॉडी कोलाइड्स विथ अ हेवियर बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, लाइटर बॉडी हेवी बॉडी को कोलाइड भी कर रही है और हेवी बॉडी जो है वो रेस्ट में भी है। तो इन दिस केस होगा क्या कि आप देख रहे हो कि M1 U1 के साथ जा रहा है लेकिन M2 जो है वो रेस्ट में है और M2 हेवी मैसिव और M1 जो है वो बहुत छोटा है।
तो इसमें होगा क्या बेटा कि ये जो m1 है जो छोटा है वो क्या करेगा, मैसिव बॉडी को लगकर वापस उसको मुंह की खानी पड़ेगी और वो वापस हो जाएगा। यानी v1 जो है वो माइनस u1 यानी अपनी ही विलासिटी के साथ वो वापस आ जाएगा। देखो आप गेंद को मारोगे किसके साथ, दीवार के साथ, तो गेंद तो उसी विलासिटी के साथ वापस आ जाएगा ना, लेकिन दीवार को कुछ होगा नहीं। तो v2 पहले भी u2 मतलब ज़ीरो था, तो v2 बाद में भी ज़ीरो होगा। तो जब लाइटर बॉडी किसी हेवियर बॉडी के साथ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करती है, तो जो छोटी बॉडी होती है वो अपनी ही स्पीड के साथ वापस आ जाती है, और जो बड़ी बॉडी है वो शुरू में भी रेस्ट में होती है और बाद में भी उसको कुछ ही नहीं होना, उसने रेस्ट में ही रहना है। ठीक है, अगर आप इक्वेशन के हिसाब से देखो तो ये देखो, क्योंकि m2 जो है वो m1 जो है वो बहुत छोटा है, इसलिए m1 के बदले यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा माइनस m2, नीचे बचेगा प्लस m2, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस m में कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा बेटा, माइनस u1। तो ये देखो माइनस u1, क्योंकि ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाना है, क्योंकि इसमें u2 जो है वो ज़ीरो है। तो v1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस u1 के। इसका मतलब है कि छोटी पार्टिकल जो है, यहाँ छोटी जो बॉडी है वो अपनी ही वेलोसिटी के साथ बाउंस बैक करेगी। अगर हम v2 को देखें तो v2 में ये जो पहला टर्म है u2 ये ज़ीरो है, इसलिए ये सब ख़त्म। और इसमें बेटा ये जो आपका m1 है, ये देखो m1 जो है ये भी ज़ीरो है, इसलिए ये वाला भी ख़त्म। तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो बाद में v2 भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सही है। इसी तरीके से अगर आप आखिरी केस को देखो, फोर्थ केस, जिसमें आप क्या करोगे कि एक बहुत बड़ी बॉडी को एक छोटी सी बॉडी के साथ हिट करोगे, यानी व्हेन m1 इज ग्रेटर देन m2। और दूसरी बॉडी क्या है कि वो जो लाइटर बॉडी है u2 वो रेस्ट में भी है। आप ऐसे समझो कि जब एक बहुत बड़ा कोई चीज़ जो है वो एक बहुत छोटी सी चीज़ को जाकर हिट करती है, और छोटी चीज़ जो है वो रेस्ट में भी है। सो व्हेन अ हेवियर बॉडी हेड ऑन कोलिजन करती है विथ अ लाइटर बॉडी विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, तो इसमें देखो ये हेवियर बॉडी u1 के साथ आ रही है, और ये आगे लाइटर बॉडी जो है रेस्ट में है। तो इस केस में बेटा होना क्या है कि ये जो हेवियर बॉडी है, जब ये इस लाइटर बॉडी को हिट करेगी, तो इसकी बाद वाली वेलोसिटी v1 इसकी शुरू वाली वेलोसिटी u1 के बराबर ही होगी, यानी इसकी वेलोसिटी पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। यानी एक बड़ी बाल जो है वो एक छोटी सी गेंद को जाकर लगेगा, तो उसने तो नहीं ना रुकना है ना तेज़ होना है। पर जो सेकंड बॉडी है, यानी जो रेस्ट में थी छोटी बॉडी, उसकी बाद वाली वेलोसिटी v2 जो है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, किसकी डबल, यानी ये हेवियर पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ आ रहा था ना, उसकी वेलोसिटी से डबल हो जाएगा। तो जब हेवियर बॉडी लाइटर बॉडी को हेड ऑन इलास्टिक कोलाइड करती है, तो हेवियर बॉडी जो है वो तो सेम स्पीड के साथ अपनी स्पीड के साथ ही कंटिन्यू करती है, जबकि जो लाइटर बॉडी है उसकी जो स्पीड है वो हेवियर बॉडी से ट्वाइस हो जाती है। अब देखो इसको हम इक्वेशन के ज़रिए भी समझ सकते हैं। देखो बेटा ये v1 है, ये m1 माइनस m2 है, तो इसमें अब आपने क्या करना है, m2 को ज़ीरो करना है, क्योंकि ये लाइटर बॉडी जो है दूसरे वाली है। तो बेटा ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, इसमें ये भी ज़ीरो हो गया m2, तो ऊपर क्या बचा m1, नीचे भी बचा m1, तो ये बेटा आपस में दोनों कट जाएंगे, तो बाकी यहाँ पर क्या बचेगा बेटा u1। तो v1 बराबर हो जाएगा u1 के, v1 बराबर हो गया u1 के। ये जो दूसरा टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि u2 जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, अब अगर हम v2 की बात करें तो इसमें ये देखो u2 ज़ीरो है, तो ये टर्म ख़त्म। बाकी m1 जो है वो आपने देखा कि m1 जो है वो ज़ीरो है, तो इस m1 को हम ज़ीरो कर देंगे, सॉरी m2 ज़ीरो है तो m2 को ज़ीरो कर देंगे, बाकी ये m1 में कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 और u1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा v2 इज इक्वल टू 2u1। ये देखो v2 इज इक्वल टू 2u1। अब इसको आपने अच्छे तरीके से पेन और पेपर पर खुद करके देखना है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं। ठीक है, अच्छा, इलास्टिक कोलियन की तो हमने बात कर ली, अब हम इन इलास्टिक कोलियन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, इन इलास्टिक कोलियन, बेटा आपको पता है इन इलास्टिक कोलियन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती।
और इसमें साउंड भी पैदा हो सकती है, इसमें हीट भी पैदा हो सकती है, स्पार्क भी दिख सकता है, ठीक है। डिफॉर्मेशन हो सकती है, बॉडीज़ जो हैं वो स्टिक भी कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। इसके अलावा जो हेड ऑन कोलियंस वाले जो 3-4 फार्मूले थे V1 और V2 वाले, वो भी आपने इस पर एप्लीकेबल नहीं करवाने। और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त ये देखना है कि अगर इन इलास्टिक है तो फिर सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगेगा। अब इन इलास्टिक कोलियन का एक और स्पेशल केस होता है जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक कोलियन। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलियन में क्या होता है कि शुरू में अगर दो बॉडीज इस तरीके से कोलाइड करती हैं कि कोलियन के बाद वो एक दूसरे के साथ स्टिक करें, यानी एक दूसरे के साथ मिल जाएं। ये देखो, ये शुरू में M1 था जो U1 के साथ चल रहा है, और ये M2 है जो U2 के साथ चल रहा है। बाद में क्या हुआ कि ये दोनों मिल गई, M1 प्लस M2 मिलकर एक ही बॉडी हो गई। जब बॉडी एक ही हो गई तो इन दोनों की वेलोसिटी भी एक ही होगी। तो शुरू में दो अलग अलग बॉडीज़ थीं और उनकी दो अलग अलग वेलोसिटीज़ थीं, U1 और U2। ये दोनों टक्कर लगाने के बाद स्टिक करके एक ही बॉडी बन जाती हैं। उस बड़ी बॉडी को हम M1 प्लस M2 बोलेंगे और उसकी एक ही वेलोसिटी होगी जिसको हम कॉमन वेलोसिटी V बोलेंगे। और ऐसे कोलियन को हम परफेक्ट इन इलास्टिक कोलियन बोलेंगे। ठीक हो गया। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा, देखो शुरू में क्या था, M1 U1 इसका मोमेंटम प्लस M2 U2 इसका मोमेंटम बराबर, बाद में क्या हुआ, दोनों मिल गए तो M1 प्लस M2 एक ही बॉडी बन गई और उसकी एक ही वेलोसिटी है, तो बाद वाला टोटल मोमेंटम ऐसे लिखोगे। अब इसमें ये जो V है इसको हम बोलेंगे कॉमन वेलोसिटी। तो इस पर भी अक्सर प्रॉब्लम आते हैं कि अगर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलियन हो और बॉडीज आपस में स्टिक कर जाती हैं तो आपने बेटा ये वाला फार्मूला लगाना है और यहाँ से आपने कॉमन वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। आई होप आप लोगों को ये कोलियंस और इसके टाइप्स समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।